चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रीस्टार्ट 2.0 ये उन बच्चों के लिए है जिनका जेई मेन फर्स्ट सेशन खराब हो गया है और जिनके मार्क्स बिलो 100 हैं। तो मोशन ने जो रीस्टार्ट 2.0 स्टार्ट किया है, इसमें बेसिक चीजें बताई जाएंगी जिससे आप इस कोर्स को पढ़ के जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट है एटलीस्ट आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाओ। तो जीओसी आइसोमरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखिए जीओसी में सबसे पहले देखिए, बहुत सारा डिटेल में मैं बता नहीं सकता क्योंकि एक लेक्चर में जीओसी आइसोमरिज्म कराना है। तो बेसिक बेसिक चीजें जैसे कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे आपको पता है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर बात की जाए इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा क्या होता है, प्लस आई और माइनस आई। बात जरा समझिएगा, प्लस आई और माइनस आई। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचना। अच्छा, प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, कैसे, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो ये प्लस आई होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा प्लस आई अगर किसी का होता है तो O माइनस का होता है, फिर CO माइनस का होता है, फिर आपका 3 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका इथाइल और फिर आपका मिथाइल और फिर आपका H। ये प्लस आई का ऑर्डर है। इसी तरह अगर हम माइनस आई की बात करें तो माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। तो बात जरा समझिएगा, सबसे ज्यादा अगर माइनस आई है तो NF3 प्लस का है, फिर NR3 प्लस का है, फिर NH3 प्लस का है, फिर NO2 का है, फिर साइनाइड का है। बात जरा समझिए, फिर आपका COH का है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR का है, फिर OH का है, फिर PH का है, फिर H का, ऐसे है। मतलब बेसिकली बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, सारे ग्रुप्स की जरूरत नहीं है, जितनी एग्जाम में जरूरत है ये प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर है जो आपको याद कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर हुआ कि भाई ये प्लस आई का ऑर्डर ये है, माइनस आई का ऑर्डर ये है। तो अच्छा, प्लस आई माइनस आई जैसे आपको समझ में आ गया कि यार इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन देना इलेक्ट्रॉन लेना। अब क्या होता है कि अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, अगर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात की जाए तो देखो बेटा, बात जरा समझो, जो हमारे को इंटरमीडिएट पढ़ना है वो क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। बात जरा समझिएगा, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल का मतलब ये, ध्यान समझिएगा। तो मेरा मानना क्या होता है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें, ये प्लस हो माइनस हो डॉट हो, प्लस माइनस डॉट समझ में आ गया। प्लस का मतलब कार्बोकैटायन, माइनस का मतलब कार्बेनायन, डॉट का मतलब रेडिकल। ये सब इक्विवेलेंट हैं दुख के। किसके हैं, ये सब दुख है। अब जरा बात समझते हैं कि अच्छे दुख है तो इसका क्या मतलब है। जब आप किसी का दुख बढ़ाते हो तो स्टेबिलिटी घटती है। सोच के देखिए, अगर दुख घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कोई ग्रुप G लगा है, ध्यान से, बेसिक, बहुत बेसिक चीज, ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई ग्रुप G लगा है, G का नेचर प्लस आई वाला है, G का नेचर प्लस आई वाला है। यानी प्लस आई का मतलब क्या बताया गया आपको, इलेक्ट्रॉन देना।
प्लस आई का मतलब क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन देना। तो सोचो ये G इसे इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, पहले बात समझो। अगर G इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, क्योंकि प्लस को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर घट रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। सोच के देखिए, सेम लॉजिक अगर मैं कहूं कि CH2 माइनस के साथ कोई G ग्रुप लगा दो और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या ये निगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, यानी दुख को बढ़ा दिया, यानी स्टेबिलिटी घटा दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का। क्या बात क्लियर है कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कैसे कैसे आएगी? क्या आपको बात क्लियर हो गई कि कैसे कैसे हम लोग बात करेंगे कि कैसे पॉजिटिव बढ़ेगा, कैसे नेगेटिव बढ़ेगा, कैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी? तो एक तो प्लस आई माइनस आई का समझ में आ गया बेसिक आपको। दूसरी अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहलाते हैं। एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जैसे CH3 है और ये देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अल्फा हाइड्रोजन। यहां हम कहेंगे कि ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और यहां से हम कहेंगे कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा है कि हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर N+1 होते हैं। नहीं, N नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा नहीं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें अपन ने कह दिया कि भाई कितना हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे। अच्छा, और बात जरा समझना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। अगर आपको देखना है क्या क्या देखना है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एक बात और समझिएगा, जो अल्फा हाइड्रोजन यानी जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो एल्कीन में भी लगता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, ये भी बात समझिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। अगर एल्कीन की बात की जाए तो बात जरा समझिए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस डबल बॉन्ड को गोला बना लो और इससे लगा हुआ ये जो ये अल्फा कार्बन हुआ, समझिएगा, अल्फा कार्बन। तो यहां कहेंगे कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, समझिए। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती है, ध्यान से समझिएगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। समझिए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालना है, डबल बॉन्ड को गोला लगा दो, डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो जितना ज्यादा, ऐसा समझिए कि यहां से अगर मैं बात करूं, ये देखिए सबसे स्टेबल एल्कीन ये होगी, इसके बाद ये होगी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। देखिए ये स्टेबिलिटी है। यहां पे कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन,
यहाँ पे 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन। देखो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन घटेगा स्टेबिलिटी कम होने लगेगी। यानी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस चीज पे डिपेंड करती है? अल्फा हाइड्रोजन। बहुत सारा डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि समय कम है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उन्हीं की मैं बात करता हूं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद मैं बात करता हूं रेजोनेंस। रेजोनेंस, देखिए रेजोनेंस क्या होता है? बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो सिंगल स्ट्रक्चर से आप उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है तो हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर जरूरत पड़ती है। सिंपल से मैं तरीका बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बोकैटायन है, देखो क्लियर, ये आपका कार्बोकैटायन है। अब ये देखना होता है कि ध्यान सुनिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा लोकलाइज्ड है कौन सा डीलोकलाइज्ड है। बात जरा समझिएगा, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है रेजोनेंस में है और लोकलाइज्ड का मतलब रेजोनेंस नहीं है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज डीलोकलाइज्ड, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है? इस पॉजिटिव को डबल मान लो और डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में होना चाहिए तो डीलोकलाइज। देखो पॉजिटिव को डबल मानो, डबल सिंगल डबल डीलोकलाइजेशन है। लेकिन अगर यहीं पे ये कंपाउंड होता, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो तुम कहोगे रेजोनेंस नहीं होगा भैया। कि देखो डबल सिंगल सिंगल नो रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, चेक करो ये तो है लेकिन रेजोनेंस नहीं है। बात जरा समझिए। तो रेजोनेंस का मतलब क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एनिलीन है, एनिलीन, और तुमसे क्वेश्चन कहा जाए कि यार इसमें एन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, तो आप कहिएगा कि डीलोकलाइज्ड है। क्यों डीलोकलाइज्ड है? डबल सिंगल डबल, चाहे रेडिकल हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे लोन पेयर हो, उन सब को आप क्या मान लो बेटा? डबल। और उसमें डबल करके डबल सिंगल डबल देख लो। अगर डबल सिंगल डबल की प्रोबेबिलिटी है, अगर पॉसिबिलिटी है, तो वो डीलोकलाइज्ड होगा। क्या बात समझ में आ गई? समझ लीजिए, कहीं भी आप लगा सकते हैं। जैसे तुमसे कहा गया, ये पाइरोल है इसका नाम, ये एन का लोन पेयर, ध्यान से सुनिएगा, एन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। तो देखो लोन पेयर को डबल मान लो, डबल, बात जरा समझो, डबल सिंगल डबल, अरे ये तो डीलोकलाइज्ड है। तो ये रेजोनेंस है। और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है, उतना कंपाउंड स्टेबल होता है। लॉजिक भी समझो कि अगर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? दुख का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और बचपन से सिखाया गया है दुख बांटने से हल्का होता है, यानी दुख बटेगा तो स्टेबिलिटी आएगी। क्या बात की? अगर पॉजिटिव है, एक कार्बन पे पॉजिटिव है और रेजोनेंस के बाद वो 3 कार्बन पे फैल गया, तो क्या 1/3 हो गया दुख, और दुख घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दिमाग में बैठा लो चीजें। क्या भाई बात क्लियर हो गई? तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई अब इसका क्या होता है बेटा, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो देखिए, अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले एसिड एंड बेस की बात करते हैं। एसिड एंड बेस कैसे निकालते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, कैसे पता चलता है? तो सिंपल सी बात समझिए। जैसे मैं एसिड की बात करता हूं, मान लीजिए आपके पास 2 एसिड है, Ha1 Ha2, और आपको बात करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड। बहुत आराम से एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है? इसको आयोनाइज करिए। क्या ये H+A1- में निकल गया। इसी तरह ये H+A2- में टूट गया। H+ हटाओ, निगेटिव चार्ज बनाओ, H+ हटाओ, निगेटिव चार्ज बनाओ, और निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लो। कहने का मतलब क्या कि इफ A1- इज मोर स्टेबल
देन A2 माइनस। बात जरा समझो, अगर A1 माइनस और A2 माइनस में A1 माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर A1 माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि HA1 की एसिडिक स्ट्रेंथ HA2 से ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। बात जरा समझो, क्लियर करिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि A1 माइनस अगर स्टेबल है तो HA1 जल्दी टूटना चाह रहा है, जल्दी टूटना चाह रहा है, इसका मतलब जल्दी H प्लस देना चाह रहा है, और जल्दी अगर H प्लस देना चाह रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो आपको कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप क्या करो, उससे सबसे H प्लस हटा दो, और H प्लस हटाने के बाद निगेटिव चार्ज बना लो, और जो निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल आए, जो निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल आए, इसका मतलब वो पहले ज्यादा एसिडिक रहा होगा। क्या बात क्लियर हुई? बेसिक चीजें समझ में आई? बेसिक के लिए अलग बात करेंगे बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है? बात क्लियर? बेसिक में तो क्या होता है, कितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल है। जैसे बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कहा जाए कि अमोनिया और PS3 में कौन ज्यादा बेसिक है, तो देखो क्या होता है, बेसिक का मतलब क्या होता है, क्या बेस H प्लस लेता है। तो आपको क्या देखना है बेसिक के लिए, कितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल है। जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा उतना ही जल्दी H प्लस उसमें अटैक करेगा। यहां N का साइज, P का साइज, N का साइज छोटा है, N का साइज छोटा है, P का साइज बड़ा है, बड़ा साइज है, तो लोन पेयर का जो डिस्पर्जन होगा वो ज्यादा होगा, तो यहां से बेसिक ऑर्डर आ जाएगा। बेसिक ऑर्डर आगे मैं बात करूंगा इसमें। अब अपन क्या करते हैं बेटा, एक का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अब ये कंपाउंड है, अब इसके लिए हमारे को एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी पता होनी चाहिए। भाई एरोमेटिसिटी क्या है, कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। तो एरोमेटिसिटी के लिए आपने पढ़ा ही होगा, कभी भी कोई कंपाउंड की एरोमेटिसिटी चेक करनी है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। पहला पॉइंट क्या है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, पहला हो गया, ठीक। दूसरा, एरोमेटिसिटी यानी कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा, डीलोकलाइजेशन मस्ट बी प्रेजेंट। डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन होल रिंग। बात जरा समझिएगा, इन होल रिंग, पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी डबल सिंगल घूमते हुए वहीं पे आ जाओ, ये होना चाहिए। तीसरा, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड। अगर कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि हर एटम का जो रिंग में प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। बात जरा समझिएगा, एरोमेटिसिटी के लिए अगर कहा जाए कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, इसका मतलब कि जो भी एटम रिंग में प्रेजेंट है हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। फोर्थ, हकल्स रूल मस्ट बी फॉलोड। हकल्स रूल मस्ट बी फॉलोड। अभी हुआ हकल्स रूल क्या है, हकल्स रूल का मतलब समझिए। हकल्स रूल का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, समझिए हकल्स रूल क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन delocalized must be of form
4n+2 पाई, ये है हकल रूल कि जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग में वो 4n+2 पाई के होना चाहिए, वेयर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हो। इसका मतलब 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, ये सब कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, समझिए। और अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, अब ये होता है यार नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन प्लेनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन प्लेनर, यानी डीलोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए भैया, या sp3 हाइब्रिडाइज हो जाए। एक होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? सारे रूल हकल्स रूल से, ठीक है, केवल मतलब सारे एरोमेटिक वाले रूल से हकल रूल को छोड़ के, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन must be of form 4n पाई। ये देखो इस फॉर्म में होने चाहिए। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते, यानी हाईली अनस्टेबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे मान लीजिए इस तरह कंपाउंड आ जाए, देखो चेक करिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 डबल बॉन्ड है भाई, तो एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब 2 पाई है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू 0 रखो, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 4 पाई आएगा, यानी ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक, बात जरा समझिए। अगर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान रखना बेटा, ऐसा लगेगा कि डबल सिंगल डबल है, बट यहां ध्यान रखिएगा नो रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो वापस मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अब आप खुद निकालिएगा। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अगर मोस्ट स्टेबल की बात की जाए तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? चेक करिए, एरोमेटिक, चेक करो। अब ये कैसे पता चला कि एरोमेटिक है? सोचो, यहां पॉजिटिव चार्ज है, एक पाई, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन है, यस। क्या हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? आप चेक कर लो, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अच्छा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं? 2 पाई, यानी इनका वैल्यू 0 रखोगे तो ये एरोमेटिक हो गया। यहां आप देखो, यहां पे 2 और ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में, तो यहां 4 पाई हो गए, 4 पाई का मतलब हो गया एंटी एरोमेटिक। यहां पे आप देखो 4 पाई हो गए एंटी एरोमेटिक। यहां पे तो पूरी रिंग में ही रेजोनेंस नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक। फिर कौन होगा? नॉन एरोमेटिक। फिर कौन होगा? एंटी एरोमेटिक। तो क्या एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया? लो आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो आते हैं क्वेश्चन ये सब एग्जाम में। तो ये आप देखो कि एरोमेटिक की वजह से ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो आपको देखना है, एरोमेटिक ऐसा होता है कि आप ऐसे समझो कि अगर मैं एरोमेटिसिटी की बात करूं तो जैसे अभी पिछले इसी बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि अगर ये कंपाउंड है, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है, ये ज्यादा होगा 3 डिग्री, इससे ज्यादा होती है, ये होगी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, देखो क्योंकि ये एरोमेटिक है इसलिए सब रेजोनेंस को क्रॉस कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा समझो कि एक आदमी है जो खानदानी अमीर है और एक आदमी है जो अपनी मेहनत से ईमानदार हुआ है, अपनी मेहनत से ही अमीर हुआ है। तो जो अपनी मेहनत से हुआ है
उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये एरोमेटिक है लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये एरोमेटिक है इस पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस से एरोमेटिक है। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए आप ये ऑर्डर भी याद रखना। ट्रोपाइलियम, अभी क्वेश्चन आया था ट्रोपाइलियम आयन दिया था, तो उसके ट्रोपाइलियम आयन की स्टेबिलिटी से ज्यादा थी, वो भी एरोमेटिक है। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये आप ऑर्डर भी याद रखना। तो अब अपने बात करते हैं कि भाई ये देखो अगला क्वेश्चन, अब आप दिमाग लगाओ। Which of the following compound will form precipitate with AgNO3? देखो AgNO3 से precipitate का मतलब क्या है? अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास कोई RX है, RX मतलब X क्या है? हेलोजन, ClBrI, और जब इसमें मैं AgNO3 मिलाऊंगा तो पता क्या होगा? AgX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और प्लस R प्लस प्लस NO3 माइनस बन जाएगा। ये देखिए R प्लस कार्बोकैटायन, R प्लस क्या है? कार्बोकैटायन। तो बात समझो, करा है कि कौन जल्दी देगा? तो भाई जितना ज्यादा R प्लस होगा, जितना ज्यादा R प्लस स्टेबल होगा, उतना ज्यादा इसका रेट होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है प्रेसिपिटेट कौन देगा, यानी रिएक्टिविटी। अगर मैं ये कहूं कि रिएक्टिविटी विद AgNO3 ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बात को समझो, जितना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही रिएक्टिव होगा। अब आप बात जरा समझते हैं। भाई ये 4 कंपाउंड हैं, इन 4 कंपाउंड में कह रहा है which of the following compound will form the precipitate with AgNO3 solution most readily, मतलब सबसे जल्दी, यानी रेट की बात हो रही है। देखो एक बात समझो, यहां से अगर मैं पॉजिटिव यहां से ये हटा दूं तो क्या यहां ये Br हटा दूं तो यहां पॉजिटिव आएगा। समझो, ध्यान समझिएगा। मैं यहां से हटा दूं तो यहां पॉजिटिव आएगा, इसी तरह यहां से हट जाएगा तो यहां पॉजिटिव आएगा, इसी तरह आपका यहां से हट जाएगा तो यहां पॉजिटिव आएगा। ध्यान समझिएगा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज क्लियर है सबको? Br हटेगा, पॉजिटिव कार्बन पे आ जाएगा। अच्छा एक बात और समझता हूं, मैं आपको एक बात और बताता हूं। क्या होता है कि अगर मान लीजिए CH2OH है और यहां से PHCH2 प्लस है, ये रेजोनेंस है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। यहां पे क्या है, इस पॉजिटिव के बगल में O लगा है। अच्छा, इस पॉजिटिव के बगल में O लगने से क्या फायदा हुआ समझो, ये O अपना लोन पेयर इसे कोऑर्डिनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा बेटा तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ये देखो, अब पता है कुछ लोग क्या कहेंगे, और इसमें तो O पे पॉजिटिव है, ये हाईली अनस्टेबल है। ना ना ना, कंपाउंड स्टेबल कौन होता है? इसमें रूल होते हैं बेटा, बहुत सारे रेजोनेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा। बहुत सारे अगर रेजोनेंट स्ट्रक्चर होते हैं तो उसके रूल्स होते हैं कि कौन सा रेजोनेंट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला रूल होता है वो होता है न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्लियर, यानी विदाउट एनी चार्ज। दूसरा रूल होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें अगर हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि सारी कहानी ऑक्टेट कंप्लीट करने की ही है, कहानी ऑक्टेट कंप्लीट करने की है। यहां पे आपने O पे पॉजिटिव तो देख लिया, लेकिन हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा है। यहां पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, लेकिन हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखना, ऑक्टेट कंप्लीशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो समझ लो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। क्या बात क्लियर हो गई? तो फिर वापस आता हूं क्वेश्चन में। देखिए यहां देखिए, ये पॉजिटिव है, ये N का लोन पेयर, N का लोन पेयर इसे कोऑर्डिनेट करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। समझिएगा, N का लोन पेयर इसे जैसे ही कोऑर्डिनेट करेगा, N खट से ऑक्टेट पूरा होगा सबका। लेकिन N का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में, देखो डबल सिंगल डबल, N का लोन पेयर इधर भी है इधर भी है। तो जब रिंग में रेजोनेंस में है, जब ये रिंग में रेजोनेंस में है तो प्रोबेबिलिटी इसको देने की कम हो गई। बात जरा समझिएगा। अब यहां पे देखो आप पॉजिटिव, यहां कोई रेजोनेंस नहीं, खट से इसको देगा, ये ज्यादा स्टेबल करेगा। यहां देखो कोई ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होगा,
यहां देखोगे तो यहां भी कोई ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं, यहां O का लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब आप सोचो, यहां जब O का लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि O अपना लोन पेयर दे सकता है और N अपना लोन पेयर दे सकता है, तो बताना पड़ेगा कि O जल्दी देगा कि N जल्दी देगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि लोन पेयर O जल्दी देगा कि N जल्दी देगा। तो समझो, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है N से। अगर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से ज्यादा होती है तो बात को समझो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, और जो किसी को प्यार करता है वो उसको देगा नहीं। इसका मतलब O अपने लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा, उसके पहले N अपने लोन पेयर दे देगा। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। बात को समझो, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई क्योंकि ये तुरंत अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा और ऑक्टेट पूरा कर लेगा। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एक कंपाउंड ये है, एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है विच इज मोर स्टेबल, तो मैं कहूंगा कि भैया इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है 3 डिग्री से। अब ऐसा क्यों हुआ? वही सेम बैक बॉन्डिंग। ये मत कहना कि O पे पॉजिटिव आएगा, ये O पे पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे लास्ट पॉइंट है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बच्चों को ध्यान यही रहता है कि अरे यार ये तो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन करा दूं आपको, जैसे मान लीजिए ये है, ये देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये A है, ये B है, ये C है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? अगर मैं बात कहूं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए समझिए क्या बोला था मैंने पहला पॉइंट, न्यूट्रल कंपाउंड। पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखो ABC में स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख के बताओ फटाफट, तब समझ में आएगा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कुछ भेजे में गया कि नहीं गया। फटाफट आंसर लिख के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने क्या बोला था? पहला पॉइंट, न्यूट्रल कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर न्यूट्रल कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या A का आंसर सबसे आएगा। अब इसके बाद क्या होगा? B होगा या C होगा, ये तुम डिसाइड करो कि ये B आंसर आएगा कि C आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल अप्रैल अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखिएगा ना। तो अब आप बताओ B और C में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो फिर आप कहोगे कि यार ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा स्टेबल हो गए। नहीं, क्योंकि इसका कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां आप देखो इस स्ट्रक्चर में हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा। देखो भाई, चेक करो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है GOC के। क्या बात क्लियर हुई? आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये आंसर क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो बताया जाएगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन रेजोनेंस का आ गया। करा रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन, CO3-2 का कार्बोनेट आयन है। इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए। पहले आप देखो कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्या ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है? देख लो, सारे आइडेंटिकल है। करा विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है यार, ये तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते ही है। बहुत बढ़िया। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाई सम फिज। नहीं, ऐसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये तो गलत हो गया। ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट, ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। सेम टाइम पे थोड़ी नहीं बनेंगे, धीरे धीरे करके बनते हैं। CO3- हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द, ये सही है। देखिए क्या होता है, वैसे तो पहला भी सही है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि NTA है, JEE मेन है, मोस्ट एक्यूरेट की बात करते हैं। तो फोर्थ मोड क्या होता है, कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। मैं इसका आपको हाइब्रिड बना के दिखा देता हूं।
ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, देखो यही एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो करा है CO3 हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ एबव 3 स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बिकॉज ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये हाइपोथेटिकल होते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, ये भी हो गया, ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, एग्जिस्ट तो करते ही नहीं है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में जरूर रहते हैं कि एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन मोस्ट, इसको भी आप गलत ही मान लो क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट तो आपको मिल ही गया है, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 4। चेक करिए, लो भाई फिर आ गया क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर। अब ईमानदारी से मैंने जो बताया उससे काम हो गया होगा, आप खुद ही पता करो कि पहला पॉइंट क्या था, रिंग होनी चाहिए, सब में है, हटाओ खत्म। दूसरा पॉइंट क्या था, डीलोकलाइजेशन इन होल रिंग, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पूरी रिंग में होना चाहिए। अगर निगेटिव आए, पॉजिटिव आए, लोन पेयर आए, फ्री रेडिकल आए, उन सबको डबल मान के ट्रीट कर लो, समझ में आ जाएगा रेजोनेंस है या नहीं है। यहां देखो निगेटिव है भाई, डबल माने डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पहुंच गए, बिल्कुल है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बिल्कुल है। इसमें देखिए चेक करो, डबल सिंगल सिंगल नहीं है, डबल सिंगल सिंगल नहीं है, ये खत्म, ये खत्म, इधर में भी है। अब आप बात जरा समझते हैं, तो यानी रिंग वाला, तो रिंग जो डीलोकलाइजेशन उससे एक गायब हो गया। अब हकल रूल, हकल रूल क्या था याद करो, 4n + 2 पाई, 4n + 2 पाई। यहां देखो, देखो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, यानी कि 2 पाई, यानी कि अपने के 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, और यहां निगेटिव, ये लोन पेयर है तो 6 पाई, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। चेक करो अच्छे से, अरे समझ में आ रहा है ना, 6 पाई भाई, दो ये हो गए 4 पाई, और ये एक निगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है, तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, 6 पाई। यहां से देखोगे तो ये पॉजिटिव है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यहां भी हो गया, यहां तो है ही नहीं। यहां से देखोगे तो 8 पाई हो गए, तो ये तो खत्म हो गया, यानी आंसर हो गया आपका ए और बी, ए और बी, ए और बी। चेक करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो समझो, तो आंसर ए और बी क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन फिर देखो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं, यानी एरोमेटिक ना हो। देखिए बात जरा समझिए, ये तो एरोमेटिक है ही है, इसकी वजह से है, ये एरोमेटिक है इसकी वजह से है, ये भी, अरे यही हो गया, देखो नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक ना हो तो देखो ये एरोमेटिक है, यस एरोमेटिक है। ये देखोगे यही है बेटा ट्रोपाइलियम आयन, ये भी एरोमेटिक है, और ये आपका ओ है तो एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक यही बच रहा है, ठीक है, ये खत्म है, तो यानी कि आंसर ये हो गया। चेक करिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, नॉट एरोमेटिक तो हो गई। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। फिर समझो, नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, आप खुद ही मिलाओ, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। एरोमेटिक, ये देखो ये sp3 है, यानी नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये आप देखो एरोमेटिक, एरोमेटिक कैसे हुए समझो, हर कार्बन में डीलोकलाइजेशन है, टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए आप, यहां से आप देखोगे डबल सिंगल डबल, ये एरोमेटिक है, यस, ये तो ये आंसर क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक यार। चेक करो, अच्छा अगर मल्टीपल रिंग आ जाती हैं जैसे ये है, तो मल्टीपल रिंग में हकल रूल पेरीफेरी पे देखते हैं, ध्यान रखिएगा। मल्टीपल रिंग में हकल रूल कैसे देखते हैं, पेरीफेरी, बिकॉज हकल रूल इज वैलिड ओनली फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, केवल मोनोसाइक्लिक में लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई जैसे ये कंपाउंड है, यहां अगर इसमें आपको हकल रूल लगाना तो ऐसे नहीं लगाओगे, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आएगा इसका, ये देखिए, अब देखो आप
पेरीफेरी में तो एक डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन है। और पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कितने हैं 5, तो यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है, समझो, इसीलिए ये हो गया है। क्या बात क्लियर हुई? तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं एरोमेटिक के। अगला देखो, कह रहा विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद AgNO3। क्या वही क्वेश्चन है? करिए करिए करिए। देखिए कि AgNO3 से प्रेसिपिटेट कैसे, यही सब क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। कुछ नहीं करना है, Br हटाना है, पॉजिटिव लगाना है और उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो Br हटाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, तो देखो यहां Br ये अलग ही नहीं होगा क्योंकि यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। ये आंसर हो गया। चेक करो, क्योंकि जैसे यहां से Br हटाओगे, क्या यहां पॉजिटिव लगाओगे और पॉजिटिव लगाते ही ये एरोमेटिक हो जाता है। चेक करिए, पॉजिटिव लगाते ही ये एरोमेटिक हो जाएगा, ट्रोपाइलियम आयन, और ट्रोपाइलियम आयन बनते ही ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बाकी इतना स्टेबिलिटी आएगी नहीं। तो ये हो गया आंसर। चेक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। देखिए मैं हीट ऑफ कंबशन की थोड़ा सा आपको बात बता देता हूं। हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? मोलिकुलर वेट के। मोलिकुलर वेट से क्या लेना देना? अरे कार्बन ही है ना भाई, जितना ज्यादा कोयला होगा उतना ही आपको हीट मिलेगी, सिंपल गणित है। कोयला ज्यादा, हीट ज्यादा, सिंपल गणित है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। अब बात यह आई कि इफ द मोलिकुलर वेट इज सेम। अब भैया मोलिकुलर वेट तो सेम हो गया, मोलिकुलर वेट सेम हो गया तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। तो हीट ऑफ कंबशन चेक करिए, कंपाउंड की स्टेबिलिटी के इनवर्सली होगा। क्यों? अरे जो ज्यादा स्टेबल है वो टूटना ही क्यों चाहेगा, जलना ही क्यों चाहेगा? तो जो ज्यादा स्टेबल है वो जलना नहीं चाहेगा, तो हीट कम मिलेगी। जो अनस्टेबल है वो जल्दी जलेगा। तो पहले जैसे ये क्वेश्चन आया, अब आपको हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है। तो अगर आपको हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, बात जरा समझो। अगर हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है, सबसे पहले कार्बन काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। लो, इसका मतलब हुआ कि सबसे कम तो सी का आएगा। बात क्लियर करो, सबसे कम सी। अब देखो, लो आंसर आ गया। सबसे कम सी में कोई है ही नहीं, आंसर आ गया। देखो कितना आसान, जेईई मेन का क्वेश्चन। अच्छा चलो अब और बताते हैं बी और सी में कैसे, बी और ए में कैसे करेंगे। देखो ये जो है थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो तो यहां H है, यहां H है, ये ट्रांस है, यहां भी ये ट्रांस है, ये पता होगा ना, H अपोजिट ट्रांस। और यहां देखोगे तो सिस है, ये जो कुन्ने होते हैं H खींच दो, सिस है। और ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है। तो अगर ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा होती है तो बात क्लियर करिए। क्लियर है? कुछ गड़बड़ है? सी तो सबसे कम हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और सबसे ज्यादा बी और ए में ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, यानी ट्रांस की कम होनी चाहिए बेटा, सिस की ज्यादा होनी चाहिए, सिस की ज्यादा होनी चाहिए, यानी आंसर ही गड़बड़ है। यहां आंसर, यहां ए आएगा और यहां बी आएगा। चेक करिए, बी की ज्यादा होगी। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो अगर ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बात क्लियर करिए कि भाई ऐसा होगा। क्लियर है? देख लीजिए, बात क्लियर। तो स्टेबिलिटी से बात अपने को क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये ए है,
ये B है, ये C है, ये D है, और कहता है कि कंपेयर HOC, हीट ऑफ कंबशन। अब हीट ऑफ कंबशन देखो सबके मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो स्टेबिलिटी का लिखना पड़ेगा ऑर्डर, स्टेबिलिटी। ध्यान रखना इसको आइसोब्यूटीन बोलते हैं, और आइसोब्यूटीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर आएगा ट्रांस टू ब्यूटीन है, ट्रांस। फिर आएगा सिस, और फिर आएगा 1 ब्यूटीन, वो लास्ट वाला डी वाला 1 ब्यूटीन। ये स्टेबिलिटी है। तो HOC क्या होगा सोचो, सबसे ज्यादा HOC होगा D का, D के बाद होगा सिस कौन सा है, B का, B के बाद होगा C का, और C के बाद होगा A का। ये आंसर है HOC का। देखो HOC इनवर्सली होता है, और सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रांस की ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये देखिए अगला क्वेश्चन करा है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड। देखो शॉर्टेस्ट बॉन्ड, अब ये तो बोला नहीं कि कौन से बॉन्ड, तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड की अगर बात करी जाए तो भाई शॉर्टेस्ट बॉन्ड किसका होगा, दिमाग लगाते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला, क्योंकि जेईई मेन का क्वेश्चन है कौन सा बॉन्ड, तो क्योंकि सब में ये बॉन्ड दिख रहा है, तो हमारे को CCl बॉन्ड की बात करनी है, CCl बॉन्ड, CCl बॉन्ड। तो अब बात जरा समझो, यहां आप देखोगे कि यहां Cl सिंगल बॉन्ड है, अलग हो सकता है, यहां Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा। चेक करो Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में कैसे है, डबल सिंगल डबल है रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस की वजह से क्या ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। चेक करिए CCl के बीच में किसी में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट बॉन्ड तो यही होगा, क्योंकि बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसलिए शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ में जाएगा। अगला देखिए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट, अब इसमें मेंशन कर दिया CCl का शॉर्टेस्ट बॉन्ड। चेक करो, फिर वही कॉन्सेप्ट है, बात जरा समझिए। यहां देखो Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में है, यस, ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, यहां भी Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में, यहां भी पार्शियल डबल है, और यहां भी रेजोनेंस है, और यहां भी ओहो, सब जगह रेजोनेंस है। तो आप दूसरा कॉन्सेप्ट निकालते हैं, OCH3 ऐसे रेजोनेंस, O का लोन पेयर भी रेजोनेंस में, बट वो ऐसे देगा, यानी Cl के लोन पेयर के रेजोनेंस को अपोज करेगा। NO2 ऐसे रेजोनेंस करेगा, यानी ये खींचेगा, इसका मतलब इस Cl का रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, तो ज्यादा हो गया। तो यहां से कुछ नहीं है और यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड की अगर बात की जाए तो ये आ जाएगा। सोचो कैसे, क्योंकि NO2 खींच रहा है, Cl दे रहा है, तो दोनों मिलके एक तरफ चले जाएंगे, तो ज्यादा रेजोनेंस होगा, तो ज्यादा डबल बॉन्ड आएगा, शॉर्टेस्ट बॉन्ड हो गया। चेक करिए, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो यार CF की सबसे ज्यादा होती है, तो बहुत आसान है, CF की सबसे ज्यादा, फिर CCl, CBr, CI, ये आंसर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तो सबको पता होगा। अगला देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन मार्क्ड AD इन द गिवन कंपाउंड। करेक्ट एसिडिटी, तो यार एसिडिटी में क्या है, एसिड ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सबसे ज्यादा तो C हो गया, HC सबसे ज्यादा, HC सबसे ज्यादा में 2 है, अच्छा 3 है, ओके, HC हो गया सबसे ज्यादा, HC के बाद आएगा HD। क्यों, समझो HD क्यों है, क्योंकि ये वाला जब हटाओगे यहां निगेटिव आएगा, H+ हटाओगे निगेटिव आएगा, निगेटिव इसके साथ रेजोनेंस में होगा। चेक कर लो, ऐसा से स्ट्रक्चर आ गया ना, तो ये देखो रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस है, और इसका इधर भी रिंग में भी रेजोनेंस है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा। HC के बाद HD देख लो, कोई ऑप्शन है, ये आ गया, ये लो। HAHB में भी देख लो, HA जब हटाओगे तो sp हाइब्रिडाइज्ड पे निगेटिव चार्ज आएगा, और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड पे निगेटिव चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली sp हाइब्रिडाइजेशन जो sp कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, और जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर आ गया, आसान है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa, देखो pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka,
ध्यान रखना, जिसका मतलब पीके ज्यादा। अच्छा क्या होता है बेटा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। ध्यान रखना, जितना ज्यादा के होगा, जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना पीके ज्यादा उतना के कम, तो इनवर्सली हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। पीके ज्यादा इसका मतलब के कम, तो जिसका पीके, पहले एसिडिक ऑर्डर निकाल लो। एसिडिक ऑर्डर देखो, सबसे एच हटाओगे, ये हटाए नेगेटिव आ गया, ये हटाए नेगेटिव आ गया, ये हटाए नेगेटिव आ गया, ये हटाए नेगेटिव आ गया। क्या बात क्लियर है, सब में नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव रेजोनेंस में है, यहां भी नेगेटिव। अच्छा यहां पे एन का लोन पेयर क्या है, यहां प्लस एम है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दे रहा है तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रेजोनेंस को रोकेगा। यहां NO2 का माइनस एम है, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, माइनस एम है, तो सबसे ज्यादा अगर एसिडिक ऑर्डर की बात की जाए, एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा सी का, सी के बाद यहां होगा डी का, डी के बाद एक मिनट सी का तो सबसे ज्यादा होगा, डी के, सी के बाद ए होगा बेटा, ए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट उसको रोकेगा, तो सी के बाद ए हो गया, ए के बाद डी हो गया, और डी के बाद बी हो गया। ये एसिडिक ऑर्डर है, यानी ये ऑर्डर ऑफ पी के है। क्या है, ऑर्डर ऑफ के है, सॉरी ऑर्डर ऑफ के है। तो ऑर्डर ऑफ के आ गया, और पी के का उल्टा कर देंगे तो बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर डी का हो जाएगा, फिर ए का हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ पी के ए हो जाएगा। चेक करिए, बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, बी सही है यार, बी डी ए सी, पी के वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अबे क्या हो रहा है, बी के बाद इन्होंने सी तो कर दिया, डी और ए में कंफ्यूजन है इन्हें, डी और ए में, एक मिनट, डी और ए में, ए ज़्यादा एसिडिक होगा, ऑब्वियसली होगा, ए ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर ए ज़्यादा एसिडिक है तो इसका मतलब हुआ के ज़्यादा, ये तो गलत है यार, यही सही है, ये तो जेई मेन है, कुछ भी कर सकता है। फिर आप समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जेई मेन का है। होता क्या है बेटा कि देखो, यहाँ ओ का लोन पेयर रेजोनेंस में, यहां भी रेजोनेंस में, लेकिन ये प्लस आई इफेक्ट जो है हाइपर कॉन्जुगेशन उसको अपोज करेगा, तो यानी कम एसिडिक है, यानी फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दिस। ठीक है, तो अगर फिनॉल का एसिडिक ज्यादा है, यानी फिनॉल का के ज्यादा है, तो फिनॉल का पीके तो कम हो गया ना, और पीके कम हो गया, इसका मतलब इसका पीके ज्यादा, ये आंसर है। अब इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से अपन, क्योंकि जेई मेन है, कुछ भी कर सकता है, आंसर यही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो एसिड कैरेक्टर, तो आपको मैंने एसिड कैरेक्टर कैसे निकालना सिखाया, H+ हटाओ, निगेटिव बनाओ, स्टेबिलिटी देखो। तो अगर मैं पहले का H+ हटा देता हूं तो ये आ जाएगा, चेक करिए, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं बेटा इसको। और यहां पर आप देखोगे कि O- NO2, यहां पे देखोगे CO-, और यहां पे आप लास्ट वाला देखोगे कि यहाँ CO- और यहाँ CS3। ठीक है, अब जरा बात समझते हैं कि भाई अब क्या होगा। तो देखो एक बात समझो, अगर बात की जाए इन सब की स्टेबिलिटी, वैसे तो देखो एनटीए क्वेश्चन है, गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि कुछ भी करता है, इसको तो समझ नहीं आता, किसी भी बुक से छापता है गलत दे देता है। देखो पैरानाइट्रोफिनोल और बेंजोइक एसिड में, देखो यहां जब H+ हटाओगे निगेटिव आएगा, यहां H हटाओगे निगेटिव आएगा, यहां CS3 का +H इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, यानी दुख को बढ़ाएगा, अनस्टेबल हो गया। तो यानी सबसे ज्यादा एसिडिक अगर कहा जाए एसिडिक ऑर्डर, तो होगा सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर होगा थर्ड का, थर्ड के बाद होगा बेटा फोर्थ का, फोर्थ के बाद होगा सेकंड का, और सेकंड के बाद होगा फर्स्ट का। ये एसिडिक ऑर्डर है। अब इसमें देखो
कहीं भी मेंशन है क्या? थर्ड तो सबसे ज़्यादा एक बार दिया, थर्ड के बाद सेकंड कह रहा है, सेकंड के बाद फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट के बाद फोर्थ कह रहा है, फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद अपना कह रहा सेकंड, फिर कह रहा थर्ड, फिर कह रहा फोर्थ। ये देखो ये इसको इसने इसको सबसे ज़्यादा दिया, गलत है, गलत है। आप पी के वैल्यू मिला सकते हो, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, ये एनटीए वाले ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आप सबका पी के देखना कि किसका पी के ज़्यादा है, तो मैं आपको लिख के दे देता हूं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होगी। ये है जो कि आंसर ही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया, ये आंसर आप याद कर लेना, पता नहीं जेईई मेन वालों को भरोसा नहीं है, वापस से रिपीट कर दे, ठीक है। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। फिर समझिए, पीके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, ध्यान रखना एसिडिक उल्टा। अगर मैं इसमें एसिडिक की बात करूं तो देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अगर एसिडिक ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बी। क्यों होगा? OH के पैरा पे लगा है, -M लगेगा, यहां केवल -I लगेगा, इतना आपको आइडिया होगा। अगर यहां OMe का +M लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, तो बी सबसे ज्यादा होगा। बी के बाद होगा सी के बाद होगा बेटा ए के बाद होगा डी। ये एसिडिक ऑर्डर है, यानी पी के एक ऑर्डर है, के एक ऑर्डर है। पी के एक ऑर्डर क्या होगा? डी सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर सी, फिर बी। ये हो गया पी के एक ऑर्डर। चेक करो कोई आंसर मैच कर रहा है? DACB, ये डी, हाँ यही है ना, चेक करिए, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर वही बात, H+ हटाइए, निगेटिव चार्ज लाइए और उसकी स्टेबिलिटी देखिए। तो यहां से H+ हटाओगे, यहां देखो NO2 का -I लग रहा है, यहाँ CN का -I लग रहा है, यहाँ F, यही आंसर है। लो सीधे हो गया। क्या जितना ज्यादा -I लगेगा उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा? समझो, -I का ऑर्डर लिखवाए थे, वही फंस गया। देखो NO2, फिर CN, फिर F, Cl, ये देखो लिखवाए थे ऑर्डर, वही है। जिसका जितना -I होगा उतना निगेटिव चार्ज को खींचेगा, यानी दुख को घटाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन आ गया बेसिक का। अब इस पे कर रहा है कि भाई आपको बेसिक ऑर्डर, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। तो देखो सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे पहले। फिनाइल मिथेनामाइन, फिनाइल मिथेनामाइन का मतलब हो गया PHCH2NH2। मिथेनामाइन का मतलब CH3, तो फिनाइल हो गया, ये हो गया A, ठीक है। इसके बाद NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो एनिलीन आपको बेटा पता होगा, एनिलीन क्या होता है? NH2। तो NN डाइमिथाइल मतलब ये हो गया NN डाइमिथाइल। फिर N मिथाइल एनिलीन, ये हो गया B। N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, ये हो गया C। और D है बेंजीन एमाइन, बेंजीन एमाइन, बेंजीन एमाइन का मतलब तो एनिलीन ही हो गया एक प्रकार से। डी, ये बेंजीन एमाइन हो गया। चेक करिए, लिखा है। अब क्या करिएगा? अब आप एक बात समझिए, अब आपको देखना है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर के लिए मैंने क्या बताया था कि जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। चेक करिए, क्या इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज्ड नहीं है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है ही नहीं। तो इसका मतलब बेसिक ऑर्डर में अगर बात की जाए तो सबसे पहले ए आएगा। चेक करिए, अब देखो ए कहां दिया है, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। देखो मैं आपको बता दूं, सीधे मैं आंसर लिख देता हूं यहां पे, PHCH2NH2 सबसे पहले आएगा, फिर PHNCH3CH3 आएगा, PHNHCH3 आएगा, यहां से सबसे पहले आएगा PHCH2NH2,
फिर आएगा PHNCH3CH3, फिर आएगा PHNHCH3 और लास्ट में आएगा एनिलीन। क्यों? क्योंकि यहाँ CH3 का प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो यानी सबसे ज्यादा हो गया ए के बाद हो गया बी के बाद, और लाइन से ही है ABCD, चेक करिए ABCD, ये लो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। तो आपको केवल क्या देखना है, कितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल है, खत्म। अगला देखिए, करा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू। फिर समझो, जो बेसिक ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। करा इंक्रीज, आपको पहले तो एक काम करते हैं, बेसिक ऑर्डर अपन निकाल लेते हैं, बात जरा समझिए। तो यहां से आप देखोगे कि बेसिक ऑर्डर अगर देखा जाए तो देखो, यहां OCH3 का प्लस M लगेगा, प्लस M याद है ना, इलेक्ट्रॉन देना, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बेसिक ज्यादा हो जाएगा। यहां -I लगेगा, इन पे लोन पेयर डेंसिटी घटेगी, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ OH का -I लगेगा। यानी बेसिक ऑर्डर अगर मैं बात करूं थोड़ी देर के लिए, बेसिक ऑर्डर, तो बेसिक ऑर्डर में सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा ये A वाला, यानी फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फर्स्ट के बाद दोनों का -I मेटा पे लगा है, तो इसके बाद होगा बेटा आपका फर्स्ट सेकंड के बाद CN का -I ज्यादा होता है, यानी फोर्थ होगा, फोर्थ के बाद थर्ड होगा। ये बेसिक ऑर्डर है, यानी KB का ऑर्डर है। और PKB का जो ऑर्डर हो जाएगा थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। चेक करिए, थर्ड PKB, थर्ड का सबसे ज्यादा, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ये हो गया ना, ये हो गया। ये देखो, चेक करिए, क्योंकि यहाँ CN का -I ज्यादा होता है, OH का कम होता है, तो ज्यादा खींचेगा तो N पे लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, वही बेसिक ऑर्डर, अब फिर वही N का लोन पेयर अवेलेबिलिटी देखना है आपको। तो देखो यहां पे आप देखोगे, ये N का लोन पेयर रेजोनेंस करके यहां निगेटिव आएगा। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एक गुआनिडीन होता है, गुआनिडीन क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड NH2, मोस्ट बेसिक कंपाउंड होता है नाइट्रोजन फैमिली पे, ये आपको पता होगा। अगर मोस्ट बेसिक कंपाउंड, क्या ये सिस्टम आप देखो, ये गुआनिडीन जैसा सिस्टम देखो, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक होगा। थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, यहां N का लोन पेयर कोई रेजोनेंस में नहीं है, यहां N का लोन पेयर रेजोनेंस में है, यानी सबसे ज्यादा बेसिक हो गया D, और D के बाद होगा C के बाद होगा A के बाद होगा B। ऐसा क्यों हुआ? देखो यहां भी रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन ये sp2 है और ये sp3 है, और sp2 वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब इजीली वो नहीं देना चाहता, लेकिन sp3 वाला बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो DCAB कहीं है, ये देखो DCAB, ये है कॉन्सेप्ट बेसिक का। अब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कि भाई आइसोमेरिज्म क्या है, कैसे क्या होगा। तो देखो आइसोमेरिज्म में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पता ही है कैसे कैसे होना है ना। इसमें क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा टाइम तो है नहीं अपने पास, तो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको करा देता हूं। देखिए, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, देखिए C3H6O, GOC से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए GOC क्वेश्चन ज्यादा थे। C3H6O, पहले आप डबल बॉन्ड DOU निकालना सीखिए। क्या आपको DOU निकालना आता है? नहीं आता है तो मेरे साथ सीखिए, 2 मिनट में आपको DOU बता दूंगा। देखो DOU निकालने के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, ठीक है। DOU के निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड हो, समझिएगा, मान लीजिए आपके पास C7H7NO2 है, Cl2 है, लो मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसके DOU निकालना है। तो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान सुनिएगा तसल्ली से, एक लाइन में आंसर आना है। कोई भी कंपाउंड होगा उसमें
कुछ मोनोवैलेंट होंगे, कुछ डाइवैलेंट होंगे और कुछ ट्राइवैलेंट होंगे। जितने भी मोनोवैलेंट एटम हैं, मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं? हैलोजन। मोनोवैलेंट एटम को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दीजिए, तो दो मोनोवैलेंट दो हटे तो C7H9NO2 हो गया। समझिएगा, ये हो गया मोनोवैलेंट का काम खत्म। जितने भी डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट कौन होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर। तो डाइवैलेंट एटम को इग्नोर मार दीजिए, हटा दीजिए, सीधा हटा दीजिए। याद रखिएगा, ये आ गया। अब क्या बचा आपके पास? ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट कौन होता है? नाइट्रोजन फैमिली। तो जितने ट्राइवैलेंट एटम उन्हें हटाइए और साथ ही साथ उतने हाइड्रोजन भी हटा दीजिए, यानी क्या ये आ गया भाई? एक ट्राइवैलेंट था, एक हटा, एक हाइड्रोजन हटाया गया। अब इसको कंपेयर कर लीजिए एल्केन से कि 7 कार्बन का एल्केन होता तो क्या होता? क्या CnH2n+2 होता है एल्केन का फॉर्मूला? तो 7 कार्बन का अगर एल्केन देखोगे तो 14 और 16, हाइड्रोजन 16 होने चाहिए, और हैं कितने? 8, यानी 8 की कमी है। तो 8 की अगर कमी है और हर 4du, हर 2 हाइड्रोजन में एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, तो 8 की कमी है, 8 डिवाइड बाई 2, 4 du आ गए। तो अगर यहां से du देखो तो ये डाइवैलेंट है, हटा दिए, C3 या 6 है। अब C3 है तो C3 के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 8। कितने हैं? 6, du1 आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा। चेक करिए, अगर एक डबल बॉन्ड आएगा तो अब ये क्या कह रहा है? कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए, बोथ पोजिशनल आइसोमर एंड मेटामर्स। पोजीशन आइसोमर 3 कार्बन के कंपाउंड में पोजीशन आइसोमर बताना बहुत मुश्किल का काम है। देखो पोजीशन तो आपको पता है, मेटामेरिज्म क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं। मेटामेरिज्म क्या होता है? एक बाइवेलेंट एटम होता है, बाइवेलेंट एटम या बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, उनके अगल बगल जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे ये कंपाउंड, ये बाइवेलेंट एटम हुआ। अब यहां पे आप एक बार इसको ऐसे लिख दो, अगर ये मेटामर हो गए, ये मेटामर्स होते हैं, समझिएगा, इसे हम कहते हैं मेटामर्स। क्लियर? ये भी मुश्किल है। इसका आंसर फंक्शनल आइसोमर बहुत आराम से हो सकता है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता है जेईई मेंस में। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये तो सीधे ही दिख रहा है कि ये बन जाएगा और CH3 CH2 CHO बन जाएगा, लो एल्डिहाइड कीटोन, सीधा दिख गया। फंक्शनल तो दिख ही रहा है आपको, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे फंक्शनल आइसोमर हो गया। अगला देखो, कर विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर्स एन एग्जांपल ऑफ मेटामर्स। अब मेटामेरिज्म बताए थे, मेटामेरिज्म बताए थे, बाइवेलेंट एटम, इसमें तो क्या बाइवेलेंट कोई है ही नहीं। देखो इसको देखो, यहां पे आप देखो, ये बाइवेलेंट एटम या बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, 1 2, 4 और 2। अब यहां देखो 1 2 3, 1 2 3, क्या ये मेटामर्स है? चेक करो। बाइवेलेंट एटम और बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होता है, उसके इधर उधर एल्काइल ग्रुप अगर नेचर चेंज हो गया, मेटामर्स हो गया। चेक करिए, बाकी सब ऐसा ही है। अगला देखिए, नंबर ऑफ असाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर, नंबर ऑफ असाइक्लिक, असाइक्लिक का मतलब होता है विदाउट रिंग वाले आइसोमर ऑफ पेंटीन। पेंटीन का मतलब C5H10। देखो इसमें बेटा DOU जो आएगा वो आएगा 1, यानी पेंटीन है तो वैसे भी डबल बॉन्ड एक ही है। अब आप देखो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे आइसोमर बताते हैं। आप ऐसे देखो कि C5H10 है, तो आपको इसके स्ट्रक्चर C5H10 के स्ट्रक्चर कैसे बना सकते? C5H12 के स्ट्रक्चर बना लो। C5H12 एल्केन 1 2 नियोपेंटेन, क्या यही होते हैं C5H12? अब आप देखो कि इनमें कहां कहां डबल बॉन्ड लगा सकते हो। तो देखो, एक यहां लगा सकते हो, एक यहां लगा सकते हो, बस रिपीट करेगा। एक यहां लगा सकते हो, एक यहां लगा सकते हो, यहां कहीं नहीं लगा सकते। चेक करिए, बात क्लियर है? हाँ, तो या बात समझो, तो एक तो यहां से आएगा, यहां जैसे लगाओगे, देखो आप जरा समझो, जब बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे, यहां सिस एंड ट्रांस 2 आइसोमर मिलेंगे। ये आपको पता होगा ना ज्योमेट्रिकल, तो ये 2 में एग्जिस्ट करेगा बेटा, 2 में एग्जिस्ट करेगा। और यहां 3 और ये 2 5, ये कहीं ज्योमेट्रिकल नहीं है, तो 2 यहां से, तो टोटल 5 आंसर आएगा। चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन,
एक यहाँ से आएगा, दो यहाँ से आएंगे, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, ओह एक यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो आएगा बेटा। तो टोटल आइसोमर्स हो गए 6। चेक करिए, देखो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, एक यहाँ सेम होंगे बेटा ना। तो टोटल आपको समझ में आ गया, एक यहाँ से, दो यहाँ से, बाकी ये देखो टोटल। बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस में भी आ चुका है। तो ऐसे अपन कभी भी किसी कंपाउंड के आइसोमर निकालना हो तो उसके एल्केन बना के फिर उसमें देख लिया करो कि डबल बॉन्ड कहां कहां आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस विल बी मोस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल में क्या रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए? तो ये आप क्या गॉच फॉर्म, ये आपको पता होगा, ये पार्शली इक्लिप्स्ड बोलते हैं इसको, ये पता होना चाहिए भाई। ये गॉच है, ये पार्शली इक्लिप्स्ड है। पार्शली इक्लिप्स्ड का मतलब होता है दो अलग अलग एटम एक दूसरे के ऊपर हो। ये आपका एंटी स्टैगर्ड है, फुल्ली इक्लिप्स्ड है। मोस्ट स्टेबल एंटी स्टैगर्ड होता है, क्योंकि आपने को ये पता होगा जनरली एंटी स्टैगर्ड, गॉच, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। क्लियर? तो आपको पता होगा तो आंसर आ जाएगा उससे। फिर क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग कन्फर्मेशन आइसोमर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ डियर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या होता है बेटा, जो स्टेबिलिटी होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो बात जरा समझते हैं, सेकंड और थर्ड तो सेम है भाई, नहीं सेकंड थर्ड सेम नहीं है। अच्छा ये क्लिप्स है यहाँ पे, ओके। देखो बात जरा समझो, ये हमारी समझ में गड़बड़ है, ये यहाँ ना होके यहाँ है, ये फुल्ली क्लिप्स है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है फुल्ली क्लिप्स्ड यानी सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी सेकंड की। सेकंड चेक करो कहाँ है, सेकंड की, ये भी है। फिर है ये पार्शियली क्लिप्स्ड, इसके बाद इसकी होगी। फिर ये है आपका गॉच, थर्ड होगी, और फर्स्ट ही होगी। बिल्कुल सही, ये आंसर है। चेक करिए, स्टेबिलिटी देख लो, अभी जो बताए वही है, इससे आंसर आ गया। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो और उसका उल्टा कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। Among the following compound ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अब एक बात समझो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये डबल बॉन्ड है, और इससे लगे हुए ग्रुप, ये देखो ऐसे, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं टीसी, टर्मिनल कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? टीसी, टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल होती है। अगर मैंने ये कर दिया, यहां पे डी यहां पे ई लगा दिया, ये दोनों सेम हो गए, नो ज्योमेट्रिकल। समझिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टर्मिनल कार्बन से लगे हुए जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये हो गया टर्मिनल कार्बन, इससे HCl लगा है डिफरेंट, इधर देखोगे और इधर देखोगे डिफरेंट, ये तो शो करेगा ज्योमेट्रिकल पक्का। चेक करिए, कॉन्सेप्ट वही है। यहां देखिए, यहां देखोगे आप, यहां तो ठीक है, यहां सब सेम है, नो। यहां देखोगे इधर से घूम के वहीं आ जाओगे, घूम के यहीं आ जाओगे, सेम, नो। इधर से देखोगे तो इधर से, अच्छा यहां पे एक लफड़ा है कि यहाँ पे H है, ये तो ये R भी हो सकता है, ये S भी हो सकता है। तो इधर से बेटा देखोगे सेम आएगा, इधर से हो सकता है डिफरेंट आ जाए, तो ये भी दो आंसर आएंगे इसके। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कुछ पूछा ही नहीं, अगर मान लो सिंगल चॉइस है तो हम कहेंगे ए आंसर है सिंगल चॉइस में। लेकिन मल्टीपल में ये हो सकता है, क्योंकि R और S का कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है, इसलिए यहां दिक्कत हो सकती है। मोस्ट एक्यूरेट आंसर अगर बात करेंगे तो फर्स्ट मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस में दोनों होंगे। Which of the following compound shows ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? सेम स्ट्रक्चर लिख लो। करा 2 मिथाइल पेंटवनीन, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, पेंटीन है ना 4, पेंटवनीन ये लो, और 2 मिथाइल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोचो,
क्या यहाँ H और H लगे हैं? नहीं हो सकता, ये देखो नो ज्योमेट्रिकल। फिर कह रहा है 4 मिथाइल पेंटटूइन, देखो पेंटटूइन लिखना है आपको, 1 2 1 2 पेंटटूइन 4 मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल 4 मिथाइल, ये हो सकता है। देखो यहाँ H है, यहाँ H है, तो 4 मिथाइल पेंटटूइन ये हो सकता है भाई। 2 मिथाइल पेंटटूइन 2 मिथाइल 1 2 2 मिथाइल पेंट नहीं हो सकता, क्यों? ये दोनों सेम हो गए ना भाई, खत्म। 4 मिथाइल 1 ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो गया, सेकंड आंसर आएगा। सिंपल सा तरीका कि डबल बॉन्ड बनाओ और टर्मिनल कार्बन से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। Which of the following molecule does not show स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो में ध्यान रखना बेटा, कायरल सेंटर भी हो सकता है और ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है। जैसे 3,4 डाइमिथाइल हेक्सथ्रीन, पहले बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर इसका, देखो एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्सथ्रीन है तो 4 5 6 1 2 3 हेक्स हो गया, 3,4 1 2 3 3,4 डाइमिथाइल हेक्स, ये और ये हो गया, ये तो ज्योमेट्रिकल होगी भाई, बिल्कुल होगी ज्योमेट्रिकल। नॉट शो है लेकिन, ये तो हो गई। कह रहा 4 मिथाइल हेक्सवनीन 1 इन 4 मिथाइल हेक्सवनीन, देखना ध्यान से, 1 इन ज्योमेट्रिकल तो नहीं होगी। 1 2 3 4 कायरल सेंटर है, स्टीरियो हो जाएगी, देखो कायरल सेंटर है, स्टीरियो हो जाएगी, ये भी हो गया। 3 मिथाइल हेक्सवनीन 1 2 3 4 5 6 ना, हाँ 1 2 3 क्या है भाई, 1 इन 3 1 इन 1 2 3, ये भी कायरल सेंटर आ गया, यहाँ भी हो जाएगी। 3 इथाइल देखते हैं भाई इसका, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 है ना भाई, 3 इन आ गया, 3 इथाइल 1 2 3 इथाइल, ये नहीं होगी, ये देखो चेक करो, इसका मतलब ये आंसर है। समझ में आया? चेक करना आया? कायरल सेंटर का मतलब होता है जिसमें चारों वैलेंसी अलग अलग हो। अगर चारों वैलेंसी अलग अलग होंगी तो वो ऑप्टिकल शो करेगा, उसे भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। करा द आइसोमेरिक ड्यूटिएटेड ब्रोमाइड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H4DBr हैविंग 2 कायरल एटम इज। अच्छा, ये फॉर्मूला है और 2 कायरल सेंटर बताने हैं आपको, तो इनके स्ट्रक्चर बना लो, अपने आप कायरल सेंटर समझ में आ जाएंगे। जैसे 2 ब्रोमो 2 ड्यूट्रो ब्यूटेन, देखो ये ब्यूटेन हो गया, 2 ब्रोमो 2 ड्यूट्रो तो 2D लगा दो, तो ये तो कायरल सेंटर एक ही आया। 2 ब्रोमो 1 ड्यूट्रो, चेक करते हैं बेटा, 2 ब्रोमो 1 ड्यूट्रो, तो 1 ड्यूट्रो तो CH3 था, तो CH2D एक ही है। थर्ड है 2 ब्रोमो 1 ड्यूट्रो 2 मिथाइल, देखो प्रोपेन लेकिन कह रहा है प्रोपेन, 2 ब्रोमो ये हो गया, 1 ड्यूट्रो CH2D 2 मिथाइल, यहां भी तो एक ही हुआ। चौथा 2 ब्रोमो क्या है, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन स्ट्रक्चर बनाना है, 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो 1 2 3 ड्यूट्रो, ये हो गया 2 कायरल सेंटर। ये देखो चार, देखो यहाँ H लगाया ना बेटा, तो ये जो है 2 कायरल, क्या पूछा था, हैविंग 2 कायरल कार्बन, चेक करिए। इस तरह क्वेश्चन में तो क्या होता है, यूपीएससी पता है, स्ट्रक्चर बनाओ अपने आप समझ में आ जाता है, आंसर आ जाता है। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन ना, हाँ 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये तो सिंपल सा है यार, 2 कायरल सेंटर है, 3 आंसर हो गया। 2 कायरल सेंटर है तो एक मीजो होगा, एक मिरर इमेज होगा, याद करो मैं बता देता हूं तीनों, ये हर जगह पढ़ाया जाता है। एक तो ये हो गया मीजो, एक ये हो गया, ये हो गया, 3 आंसर आएंगे स्टीरियो आइसोमर। ये सेम नहीं है, ध्यान रखना, ये मिरर इमेज है भाई, ऑप्टिकल, 3 आंसर आएगा।
टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस में भी कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन समझिएगा, ये है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसका आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है, यानी एक एच हटा के एक Br लगाना है। तो एक तो बेटा यहीं हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, ये एक है, ये एक है। यहां जैसे ही लगाओगे ये कायरल सेंटर हो जाएगा, और कायरल ये भी कायरल, तो यहां से 4 मिलेंगे, ध्यान रखना, 2 कायरल डिफरेंट हो गए। यहां भी लगाओगे यहां भी 4 मिलेंगे, 2 कायरल डिफरेंट। यहां लगाओगे तो यहां कायरल तो नहीं होगा, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल हो जाएगा सिस और ट्रांस, तो यहां 2 मिल जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 2 10 2 12 आंसर आएगा इसका, चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। 12 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब देखो इसमें नंबरिंग नहीं लिखी है, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है, तो डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स, तो देखिए अगर आपने ये रख दिया, ये देखो, क्योंकि 1 2 लिखा होता तो अलग आंसर आता, डाइमिथाइल तो कुछ भी हो सकता है स्टीरियोआइसोमर, तो इसके स्टीरियोआइसोमर आएंगे 3 1। अगर किसी ने ये लिख दिया, ये देखो, इसके भी आंसर आएंगे 3, चेक करिए, ये बीच से मीजो आएगा और 2 ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के 6 आएंगे स्टीरियोआइसोमर्स, चेक करिए। इसके और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 3 के बाद वही वापस रिपीट करेगा। लेकिन अगर ये कह देता कि 1 2 डाइमिथाइल साइक्लो, तो फिर आंसर आते 3, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, तो अब पता नहीं कौन सा लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन देखिएगा, PHCO COHCN PH, कह रहा इसका रिएक्शन HCN से कराया गया, तो टोटल स्टीरियोआइसोमर बताना है। तो ऑब्वियसली HCN से अगर रिएक्शन करानी है तो साइनोहाइड्रिन बनता है, लेकिन बेटा ये sp2 कार्बन है। कौन सा कार्बन है? sp2। तो जो साइनाइड आयन आएगा वो ऊपर से भी आएगा नीचे से भी आएगा, यानी इसके 2 आंसर आएंगे, चेक करिए। तो इसका मतलब हुआ, अच्छा प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस का मतलब इसके दोनों फॉर्म लेने, बात जरा समझो। तो जब दोनों फॉर्म लोगे तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं, तो PHC OHCN COHCN PH, तो इसके भी दोनों फॉर्म लेने, इसके तो एक तो मीजो आ जाएगा, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, तो टोटल 3 आंसर आ जाएंगे। वैसे भी आप ऐसा समझ सकते हो कि 2 कायरल सेंटर, बात जरा समझिएगा, 2 कायरल सेंटर सिमेट्रिकल, तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तब भी 3 आएगा। हाँ, अगर ये प्लस माइनस ना लिखा होता तो आंसर 2 ही आते, क्योंकि वो फिक्स होता, ऊपर नीचे से आते, ये स्टीरियोआइसोमेरिज्म होता है, तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चन से भी थ्योरी क्लियर हुई होगी, क्योंकि बेटा देखो 1.5 घंटे में सारा आइसोमेरिज्म, 20-25 लेक्चर का आइसोमेरिज्म होता है। जितना मेरे से बन पड़ा कि भाई जितना मैं आपको बता सकता था इस लिमिटेड टाइम में, उतना मैंने बताया। तो बढ़िया आप पढ़िए, कुछ रिवीजन करिए, और अगर आपके नंबर फर्स्ट सेशन में कम आए हैं तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है। एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। आप ये मत समझिए कि आप कमजोर हैं, आपको कुछ नहीं आता, नहीं। एक एग्जाम किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता ना। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो पहले बहुत सारे एग्जाम में फेल हुए और फाइनली उन्होंने बहुत बढ़िया किया। तो अपने पे विश्वास रखिए, मेरा मानना है मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई ना। तो कोशिश करते हैं आपको कुछ सिखाने की, तो इसी तरह जुड़ते रहिए रीस्टार्ट 2.0 के साथ, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई करिए। चलिए, थैंक यू।